हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ए क्यूब एडुका। आज से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी को डिटेल से समझेंगे। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, और नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है वो भी करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो अब, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये चैप्टर से पहले शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट की बात करेंगे। जैसे ये एलिमेंट्स आप देख रहे हो पूरा, हे लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बापरा जी, ऐसे ग्रुप 1 से लेकर 18th ग्रुप तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और 1 से 30 एटॉमिक नंबर तक आपको एलिमेंट पता होना चाहिए। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए शुरू करने से पहले। अगर ये चीज़ आपको नहीं याद है, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का भी याद होना चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो लिंक डिस्क्रिप्शंस में है, आप जाके याद कर सकते हो। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ होगा। हाँ, जो हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं आज के टाइम में, वो कैसे आया होगा। यानी कुल मिला के हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या रही है। इसमें पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में है पहला टॉपिक लेवाइजर क्लासिफिकेशंस। लेवाइजर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। क्लासिफाइड द एलिमेंट सिंपली इन मेटल्स एंड नॉन मेटल। लेवाइजर ने सिंपल मेटल को एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया था। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हों, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने या एक्सेप्ट करने को। अच्छा, मेटल्स और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं जो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड और गैसेस के फॉर्म में होते हैं। मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है। मलेबिलिटी प्रॉपर्टी वो होता है जो किसी चीज़ को सीट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये मेटल्स शो करता है लेकिन नॉन मेटल्स नहीं करता है। डक्टिलिटी, जब आप किसी चीज़ को वायर में कन्वर्ट कर देते हो तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, मेटल्स शो करता है, नॉन मेटल्स नहीं करता है। सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस करना, जो कि मेटल्स करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करता है। एक पॉइंट और है, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है सोडियम। सोडियम क्या है? एक मेटल है। इसके पास किस चीज़ की टेंडेंसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, क्योंकि मेटल है ये। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, देख लो। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया तो इसके पास चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव। एटम के पास जब कोई चार्ज नहीं होता है तो एटम न्यूट्रल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एटम है। जब एटम के पास कोई चार्ज आ जाता है तो वो आयन के फॉर्म में हो जाता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो वो आयन बोलते हैं। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। जब एटम न्यूट्रल के फॉर्म में था तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 11, ठीक है। तो वही उसका इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर होगा जो इसका एटॉमिक नंबर होगा जब न्यूट्रल के फॉर्म में रहेगा तब। लेकिन जब एटम आयन के फॉर्म में रहेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंजिंग आएगी। जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देख लो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया था इसने, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे? 10। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोटॉन की वैल्यू, प्रोटॉन का नंबर फिक्स होता है। जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन होगा हमेशा, चाहे एटम न्यूट्रल के फॉर्म में हो या फिर आयन के फॉर्म में हो। तो यानी जब एटम आयन में कन्वर्ट होता है तो क्या चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन? बोलो। इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, प्रोटॉन नहीं। यहाँ पे एक एग्जांपल सोडियम दिया हुआ जो कि मैंने बात कर लिया आपसे। और क्लोरीन, क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 70, जो कि इसका पास किस चीज़ की टेंडेंसी रहेगी? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर रहा है, क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज आ गया, और निगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो ड्रॉबैक इसका क्या है? लेवाइजर के टाइम क्या था कि बहुत कम ही एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। टाइम आगे बढ़ता गया और नए नए एलिमेंट आना शुरू हो गए। कुछ ऐसे एलिमेंट आने लगे जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स जैसी भी थी और नॉन मेटल जैसी भी थी, उसको बोला गया मेटेलॉइड्स। तो लेवाइजर कुड नॉट डिसाइड द प्लेस ऑफ मेटेलॉइड्स। लेवाइजर ने मेटेलॉइड्स का प्लेस डिसाइड नहीं किया। मेटेलॉइड्स वही होते हैं जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे कुछ मेटेलॉइड्स के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन।
बोरान कटा हुआ है। बोरान में एक लफड़ा है, एक पॉइंट है। पॉइंट ये है कि बहुत सारे बुक में आप देखोगे कि बोरान जो है वो मेटेलॉइड्स है, लेकिन एनसीईआरटी ने बोरान को मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में नहीं रखा है, नॉन मेटल में रखा है बोरान को। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोरान क्या है? नॉन मेटल है। बोरान के पास नॉन मेटल वाली भी प्रॉपर्टी है और मेटेलॉइड्स वाली भी प्रॉपर्टी है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोरान इज नॉन मेटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी इसको आप याद कर सकते हो ट्रिक से। सीता, गीता, अस्मा, सब, टी, पो, आत्मा, टोटल कितने दिए हुए हैं? 7 दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 7 मेटेलॉइड्स हैं। ये था हमारा लेवाइजर क्लासिफिकेशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे प्राउड हाइपोथेसिस के बारे में। प्राउड हाइपोथेसिस, प्राउड के अकॉर्डिंग ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। जितने एलिमेंट होते हैं वो सब हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। तो इस वजह से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू फार्मूला है n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। और आपको मालूम है कि एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। इसलिए आपने वहाँ यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो फार्मूला क्या आया? n इंटू 1। ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू प्राउड है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालने का। ठीक है। n क्या? n किसको रिप्रेजेंट करता है? n है नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। और n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होल नंबर में आनी चाहिए, यानी डेसिमल में, पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि सोडियम का आप एटॉमिक वेट जानते हो 23। तो अकॉर्डिंग टू प्राउड आप देखो कि कैसे आया होगा। सोचो, इस फार्मूले पे रख के देखो। 1 तो कांस्टेंट है, 1 तो चेंज होगा नहीं, n की वैल्यू खाली चेंज होगी। तो n अगर 23 रखोगे तभी तो 23 आएगा, यानी कि n की वैल्यू कितना रहा होगा? 23। और n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सोडियम जो है वो 23 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है अकॉर्डिंग टू प्राउड। इनका कहना ये था। इनकी भी कहानी आगे चली नहीं थी क्योंकि ड्रॉबैक इनका है, इनका भी ड्रॉबैक है। एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फाउंड बाय हाइड्रोजन। आप जानते हो कि सभी एलिमेंट तो हाइड्रोजन से बने हुए हैं नहीं। क्या सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से बने हुए हैं? नहीं। क्यों? अगर आप पूछोगे क्यों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सभी एलिमेंट हाइड्रोजन के बने हुए होते तो हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट के पास होनी चाहिए थी। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा तो है नहीं। अगर हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टी होती तो हम क्लासीफाई क्यों करते, पीरियोडिक टेबल क्यों बनाते, अलग अलग क्यों करते? तो हम हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टी खाली पढ़ लेते, बाकी सभी एलिमेंट का हो जाता। तो ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्राउड के अकॉर्डिंग था वो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट आता वो होल नंबर आता। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू क्या था? होल नंबर। n सिर्फ होल नंबर में ही होना चाहिए था, डेसिमल में होना नहीं चाहिए था, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए था इनके अकॉर्डिंग। तो लेकिन आप जानते हो अभी कि क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 35.5 होता है, यानी डेसिमल में आ गया। तो ऐसा नहीं है, एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का डेसिमल में भी आ सकता है। तो इसलिए इनकी स्टोरी फेल हो जाती है प्राउड साहब की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉबरनियर ट्रायड। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रायड। इन्होंने क्या किया? 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और उसको बोला ट्रायड। और जो भी ट्रायड में 3 एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? सिमिलर होगी, सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बोला। और ये भी बताया कि जो ट्रायड में 3 एलिमेंट आएंगे उसमें से जो मिडल एलिमेंट होगा, ये मिडल एलिमेंट है सोडियम। जैसे एक एग्जांपल दिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मिडल एलिमेंट है। इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो इन दोनों का एवरेज एटॉमिक वेट होगा, इन दोनों का एवरेज एटॉमिक वेट होगा। जैसे कि इन दोनों का एवरेज निकाल लो, x इज इक्वल टू 7। 7 क्या है? इसका एटॉमिक वेट है लिथियम का, और पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना है? 39। तो 7 + 39/2 इज इक्वल टू 23, यानी x इज इक्वल टू कितना आया? 23। तो ये जो 23 आया है ये इन दोनों का एवरेज आया है, और यही तो सोडियम का एटॉमिक वेट है अकॉर्डिंग टू ट्रायड। डॉबरनियर के अकॉर्डिंग तो यही है। तो डॉबरनियर का कहना था कि जो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो बाकी दोनों का एवरेज होगा। और एक पॉइंट इन्होंने और बोला था कि आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मिडल एलिमेंट आर इन बिटवीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी भी होगी वो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होगी। तो डॉबरनियर ट्रायड, इन्होंने क्या किया? 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, उसको बोला ट्रायड, जिसमें जो भी एलिमेंट ट्रायड के अंदर आएंगे उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। और जो मिडल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट जो होगा
वो बाकी दोनों का एवरेज एटॉमिक वेट होगा, और जो मिडल एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा वो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होगी। ये था डॉबर्नियर ट्रायड। लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या है फिर, क्योंकि ये भी आगे तक चल नहीं पाए थे, तो ड्रॉबैक इनका ये आया था कि जो डी और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। इसमें बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में।